मम्मी, मुझे कुछ रुपये चाहिए। रेखा की शादी की सालगिरह है, मुझे उपहार लेना है। ठीक है, जितने चाहिए ले ले और बाकी अलमारी में रख दे। महीना ख़त्म हो गया है, सबका हिसाब करना है। चाबी मेरे कमरे में जो पलंग है उसके तकिए के नीचे रखी है। नीतू की मम्मी सुनीता जी ने उसे रुपये देते हुए कहा। नीतू ने रुपये संभाल कर अलमारी में रख दिए और कुछ पैसे अपने पास रख लिए और अलमारी बंद कर दी। रात को सब लोग बैठे थे। सुनीता और उनके पति कमलेश जी गांव वाली ज़मीन को बेचने की सोच रहे थे, पर दाम कम मिल रहे थे। बड़े बेटे ने सलाह दी कि ज़मीन बेचकर पैसा बैंक में जमा करा देते हैं, पर नीतू ने कहा, पापा अभी ज़मीन मत बेचिए, कोई बड़ा खर्चा भी नहीं आ रहा है, बैंक में इतना ब्याज भी नहीं मिलेगा। ज़मीन रही तो उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे। सबने सलाह करके एक दूसरे की बात मान ली। कुछ समय बाद नीतू के लिए रिश्ता आया। अब वो बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी करने की कमलेश जी सोच रहे थे। नीतू भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। अमित और नीतू की सगाई हो गई और कुछ महीनों बाद शादी तय हो गई। तब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ज़मीन अच्छे दाम में बिक गई। नीतू की सलाह की सबने तारीफ़ की। सगाई के बाद शादी की तैयारियां चल रही होती है कि नीतू की सास राधा जी ने उसे लहंगा पसंद करने बुलाया और कुछ लहंगे दिखवा दिए। जब नीतू ने उसका भाव पूछा तो राधा जी ने दबे स्वर में कहा, ये पैसों का लेन देन मेरा काम है, तुम चुपचाप लहंगा पसंद करो, भाव ताव मत करो। नीतू ये सुनकर दंग रह गई। जब वो घर वापस आई और उसने सुनीता जी को सब बताया तो उन्होंने समझाया, कोई बात नहीं, नया घर है, वहाँ ऐसा ही होता होगा, तुझे तो लहंगा अच्छा दिलाया है। कुछ समय बाद नीतू को गहने पसंद करवाने बुलाया तो नीतू ने अच्छे गहने पसंद कर लिए। वो उसके बारे में भी जानकारी लेना चाह रही थी कि तभी उसकी होने वाली जेठानी ने उसका हाथ दबा दिया। नीतू ज़्यादा मत पूछो, जितना का भी हो मम्मी जी दिला देंगी। जब रुपये मम्मी जी खर्च कर रही हैं तो तुम क्यों हर चीज़ की जानकारी ले रही हो। लेकिन भाभी, नीतू ने कहकर चुप हो गई। उसने फिर सुनीता जी को बताया, गहने तो तेरे ससुराल वालों ने नए और भारी दिलवाए हैं, वरना कुछ लोग तो बहुओं को पुराने गहने चढ़ाकर औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। तू बेकार ही दिमाग लगा रही है। तेरी सास ने पैसे तो दे दिए हैं, अब खुश हो जा। नीतू भी सब भुलाकर शादी की तैयारियां में लग गई। अमित और नीतू की धूमधाम से शादी हो गई और वो अपने नए घर में आ गई। नीतू की मुंह दिखाई की रस्म हुई तो सबने उसकी बहुत तारीफ़ें की, आशीर्वाद दिया और बहुत सारे शगुन के लिफाफे दिए। मुंह दिखाई की रस्म के बाद जब वो कमरे में आई तो उसकी सास भी वहाँ पहुँच गई और जल्दी से बोली, नीतू, मुंह दिखाई की रस्म में जितने भी शगुन के लिफाफे मिले हैं वो सब मुझे दे दो। नीतू कुछ बोलती इससे पहले उन्होंने टेबल पर रखे सारे लिफाफे ले लिए और बाकी उपहार नौकर को उनके कमरे में लाने को कहा। नीतू ने चुपचाप सब देखा पर वो कुछ नहीं बोली। अभी वो एक दिन की ही तो दुल्हन है, कुछ बोलती तो अच्छा नहीं लगता। अगले दिन उसकी चौके पूजे की रस्म थी तो उसने हलवा बनाया, वो सबको बहुत ही पसंद आया। तो उसे चौके पूजन की रस्म में भी शगुन का लिफाफा मिला था। तभी उसकी जेठानी पास आकर बोलती है, लिफाफा खोलकर देख ले कितना दिया है, फिर वापस से लिफाफा सासू माँ को ही देना है। इस घर में बहुओं को अपने पास रुपये पैसे रखने कुछ भी रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन भाभी, ये लिफाफा मुझे खुद मम्मी जी ने दिया है, मैं उनको ही वापस कर दूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा कि मैंने उनके प्यार का मान नहीं रखा। जेठानी ने आगे कुछ नहीं कहा। जब सब मेहमान चले गए तो राधा जी ने नीतू से लिफाफा वापस ले लिया। नीतू ने रात को अपने पति अमित से बात की, तुम बेकार ही तनाव ले रही हो। अरे अच्छा है, मम्मी जी सब संभाल लेती है, वो घर अच्छे से चला लेती हैं, तो उन्हें संभालने दो, वो तो ठीक है। अमित पर शगुन देखकर वापस ले लेना तो ठीक नहीं है ना, इस पर तो बहू का ही हक होता है। तुम ही अनोखी आई हो, भाभी भी तो
इतने सालों से सब मान रही है। उन्होंने तो मम्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। नीतू अमित को समझा नहीं सकी और चुप रहना ही ठीक समझा। उसने सोचा वो अभी नहीं है, कुछ बोलेगी तो ठीक नहीं होगा, पर धीरे धीरे वो सब ठीक कर देगी। अगले दिन राधा जी ने नीतू से उसके सारे गहने भी अपने पास रखवा लिए और कहा कि अब असली की जगह नकली गहने पहनो। आजकल असली गहने पहनने का रिवाज नहीं है। नीतू को बहुत ही बुरा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। 2-3 दिन बाद रविवार आया तो नीतू की जेठानी को सब्जियां लानी थी। मम्मी जी कुछ रुपये दे दीजिए, मैं नीतू के साथ जाकर सब्जियां ले आऊँगी और इसे भी अपने यहाँ की सब्जी मंडी दिखा दूँगी। अपनी सास से जेठानी को पैसा मांगते देख नीतू हैरान थी। वो तो मम्मी की अलमारी से खुद ही पैसे ले लेती थी। जब वो दोनों सब्जियां लेने जा रही थी तो वो बोली, भाभी आपको भैया रुपये नहीं देते हैं क्या, जो आपको मम्मी जी से लेने होते हैं? इतने पैसे तो आप अपने अकाउंट में फ़ोनपे के द्वारा भी खर्च कर सकती हो। ये सुनकर जेठानी हंसने लगी। मेरा कोई अकाउंट नहीं है और ना ही मेरे मोबाइल में फ़ोनपे है। घर का सारा रुपया मम्मी जी ही संभालती हैं। पापा जी, तेरे जेठ जी और अमित भैया भी उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम देते हैं, तभी तो वो इतना बड़ा परिवार चला रही है। आपको बुरा नहीं लगता थोड़े से रुपये के लिए उनके आगे हाथ फैलाना होता है? पहले लगता था जैसे तुझे अभी लग रहा है, फिर आदत हो गई है। दोनों सब्जियां लेकर घर आ गई। घर आते ही राधा जी ने सारी सब्जियों के भाव पूछे और नीतू की जेठानी से बचे हुए सब्जियों के पैसे भी रखवा लिए। कुछ दिनों बाद नीतू मायके जा रही थी तो नीतू ने अपने अमित से बोला कि कुछ रुपये दे दो, मायके मिठाई और फल ले जाना है और साथ में कुछ रुपये हाथ में भी होने चाहिए। तुम मम्मी से मांग लो, पैसा का हिसाब वही रखती है। ये सुनते ही नीतू को बहुत गुस्सा आया। मैंने तुमसे शादी की है तो मेरी जिम्मेदारी भी तुम ही उठाओगे। तुम कमाते भी हो तो मम्मी जी से पैसे क्यों मांगूं? मैं उनके पास पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपनी पत्नी को मायके भेजना है तो तुम खुद उनसे लेकर आओगे और फिर मुझे दो। मैं मम्मी को रुपये दे देता हूँ तो फिर मांगता नहीं हूँ। तुम्हें ज़रूरत है तो तुम खुद मम्मी से ले लो, अमित बोला। मुझे नहीं पता था मुझे इस तरह का दकिया सुनी परिवार मिलेगा। और नीतू परेशान होने लगी। उसको मायके की तरफ से कुछ रुपये मिले थे और उसका खुद का अकाउंट भी था जो कि शादी के पहले खुलवाया था। वो फ़ोन पे भी काम में लेती थी और वो मायके चली गई। अब वो मायके में भी कुछ नहीं बोल सकती थी। अभी तो शादी हुई है, आखिरकार उसे वहाँ रहना है। कई बार सोचा कि मम्मी से कहेगी, पर उसने सोच लिया था कि वो मम्मी को परेशान नहीं करेगी, अपनी परेशानियाँ खुद सुलझाएगी। जब उसे अमित लेने आया तो पूरे रास्ते वो कार में उदास सी बैठी रही। ससुराल आकर भी वो खुश नहीं थी। नीतू को अब कुछ ही महीनों में घुटन होने लगी थी। परिवार की बहुओं को रुपये पैसे रखने का अधिकार नहीं था। एक दिन राधा जी ने कहा, कल हमारी बड़ी बेटी अपने पति के साथ आ रही है। दोनों अपने ननद नंदोई की खातिरदारी में कोई कमी ना रखना। जेठानी और नीतू उसके स्वागत की तैयारी में लग गई। ननद नंदोई आए तो उनका अच्छे से स्वागत किया गया। अच्छा खाना नाश्ता करवाया गया। रात को सब बैठकर बातें करने लगे थे। राधा जी ने अपनी पुश्तैनी मकान की चर्चा छेड़ी ही थी कि और वो अपनी एक ज़मीन भी बेचना चाह रही थी। तभी उनकी बेटी ने उन्हें बीच में चुप करा दिया तो राधा जी चुप हो गई। उन्होंने आँख का इशारा किया तो नीतू की जेठानी चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, पर नीतू वहाँ बैठी रही तो राधा जी ने बोली, बहू तुम कमरे से बाहर चली जाओ, हम लोगों को घर की ज़मीन जायदाद के बारे में बातें करनी है और वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मम्मी जी, मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। जो भी बातें होनी है मेरे सामने होगी। मैं भी इस घर की बहू हूँ, आपके परिवार का हिस्सा हूँ। फिर मुझसे सब क्यों छिपाना? बहुओं को भी जानने का पूरा हक होता है। नीतू तुम बाहर जाओ। हमारे घर का नियम है कि हम जब भी रुपये पैसों की या जायदाद की बात करते हैं तो घर की बहुएं उस वक्त वहाँ नहीं रहनी चाहिए। वो दूसरे घर से आती हैं। हाँ मम्मी जी, हम दूसरे घर से आते हैं, पर इस घर को अपनाकर यहीं की हो जाती हैं। फिर हमसे ये चीज़ें छुपाने की क्या मतलब? तो फिर जीजी और जीजा जी को भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, वो भी तो बाहर के हैं। और अब जीजी भी तो
किसी दूसरे घर की बहू बन गई है और जीजा जी भी वहीं के हैं, तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? तो हम पर क्यों नहीं? हमें भी पूरा हक है कि हमें भी घर का आर्थिक स्थिति और जायदाद की पूरी जानकारी हो। ये सुनकर ही राधा जी भड़क जाती हैं। नीतू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटी जवाई के अपमान करने की? तूने मेरी बेटी और जवाई को आज दूसरे घर का कैसे बता दिया? मैंने तो हमेशा ही इन्हें अपना समझा है। जवाई जी को तो मैं अपना तीसरा बेटा मानती हूँ, भला उन पर कैसे नहीं विश्वास करूँगी? उन्होंने कभी घर की बातों को इधर उधर नहीं किया और तुम हो कि उन्हीं पर शक कर रही हो? मम्मी जी, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप जवाई पर विश्वास कर सकती हो तो अपनी बहुओं पर क्यों नहीं? मैं और भाभी भी तो इस घर का हिस्सा हैं। हम दोनों से ये भेदभाव क्यों? हम दोनों आपके बेटे के जीवन का अहम हिस्सा हैं। उनकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं, तो हम इस घर का, अपने घर का भला ही सोच चाहेंगी। जब आप जीजा जी को अपना बेटा मान सकती हो तो हमें भी तो बेटी मान सकती हो। नीतू, तुम ज़्यादा ही बोल रही हो। बहुओं को सिर्फ रसोई तक ही सीमित होना चाहिए, घर के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। मम्मी जी, ये घर हम बहुओं का भी है और हमें घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मम्मी जी, ये घर हम बहुओं का भी है और हमें घर के मामलों में बोलने का, जानने का पूरा हक है। माफ़ कीजिए, आप भी इस घर की बहू ही थी, अब सास बनी हो। आपने भी जिस तरह घर संभाला है उसी तरह हम भी संभालेंगे। हमें मौका तो दीजिए। छोटे छोटे खर्चों के लिए हमें आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। हम बाजार से आते हैं तो आपको पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। आखिर हम बहुओं पर आप इतना अविश्वास कैसे कर सकती हैं? नीतू की बात सुनकर नीतू की जेठानी को भी हिम्मत आई। वो बाहर खड़ी होकर नीतू का इंतजार कर रही थी। वो भी अंदर आई और बोली, मम्मी जी, मैंने तो सब सहन कर लिया। सालों से ये अन्याय देख रही हूँ, पर कभी आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पर अब नीतू की बातें सुनकर लग रहा है कि नीतू कुछ गलत नहीं बोल रही है। जब जीजी और जीजा जी घर के मामलों में आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं तो हमें कमरे से बाहर क्यों भेज दिया जाता है? आखिर हमारी ज़रूरत सिर्फ रसोई तक ही क्यों है? बहुएं क्या सिर्फ रसोइयों के लिए ही बनी हैं? हमसे घर की हर बात क्यों छिपाई जाती है? मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता है कि मेरे पति महीने में कितना कमा कर लाते हैं। और नीतू की जेठानी भी सिसकने लगी। राधा जी अब खामोश थी, उन्हें कुछ जवाब सूझ ही नहीं रहा था। तभी उनका बेटा अमित भी बोलता है, हाँ मम्मी, नीतू गलत तो नहीं कर रही है। हमारा परिवार भाभी और नीतू के बिना अधूरा ही है। ये दोनों इस घर का खास हिस्सा हैं, तो घर के आर्थिक फैसलों में इनकी भागीदारी क्यों नहीं है? हर बार जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जीजी और जीजा जी को से ही सलाह मशवरा लेकर ही क्यों लिए जाते हैं? अपने छोटे भाई अमित की बात सुनकर बड़े बेटे में भी हिम्मत आ जाती है। मम्मी, हम अपनी पत्नी को अपनी मर्जी से रुपये भी नहीं दे सकते, उन्हें आप पर निर्भर रहना होता है। घर तो इन दोनों का भी है, तो ये भी फिजूल खर्ची तो नहीं करेगी। घर के बड़े खर्चे पापा और आप मिलकर देख लीजिए, पर छोटे छोटे खर्चों के लिए घर की बहुओं को इतनी तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए कि वो अपने हिसाब से कर सकें। राधा जी बोलती है, नीतू कुछ गलत नहीं कर रही है, मैंने ही बहुओं के लिए अलग सोच बना रखी थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब घर में जो भी रुपये पैसों की बात होगी वो बहुओं को साथ लेकर होगी और वो इसमें अपनी सलाह भी दे पाएंगी। और तुम दोनों बेटों को घर का खर्च में बराबर खर्चा देना होगा और बाकी के रुपयों की जिम्मेदारी तुम्हारी पत्नियां ही उठाएगी। उन्हें कितना खर्चा करना है और कितना बचत करनी है। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर नीतू का चेहरा चमक गया। आज उसे लग रहा था कि उसने हिम्मत करके अपनी बात बोल दी और इस घर की बहुओं को अपना हक मिल गया। पाठकों, कई घरों में बहुओं को बस रसोई घर तक ही सीमित रखा जाता है। घर में रुपये, गहने, ज़मीनों और जायदाद के बारे में कोई फैसला लिया जाता है तो उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया जाता है। ये सरासर गलत है। बहुओं को भी पूरा अधिकार है कि वो घर के हर मामले में बराबर की भागीदारी बने, क्योंकि ये सब रीति रिवाज पुराने ज़माने में होते थे, अब नहीं। नीतू की हिम्मत ने अपनी सासू माँ को सच्चाई से रूबरू कराया जिससे उस परिवार के सारे लोग खुश थे।
प्रिय पाठकों, क्या नीतू को अपनी सास के इस व्यवहार को बदलने के लिए उठाए गए कदम सही थे या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।